सुमिंग या मू और जियान के साथ आइलैंड के अंदर एंटर करता है। बाहर से तो सब कुछ एकदम पैराडाइज लगता है, नीला आसमान, चमकता हुआ सूरज, हरा भरा लैंडस्केप। लेकिन सुमिंग की आंखों में एक अलग ही नजर है। वो सूरज को देखता है, ध्यान से देखता है, तो उसको नजर आता है कि ये सूरज असली नहीं, एक बड़ा सा ऋण है जो स्प्रिट स्टोन्स से बना है और सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है। ब्लू स्काई भी एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन है जो बाहर से देखो तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से एक झूठा स्वर्ग दिखाता है। असली सच तो यह है कि ये आइलैंड समुंदर के बिल्कुल नीचे छुपा हुआ है। किसी ने जबरदस्त आर्ट से इसको सी के अंदर दफन कर दिया है ताकि ईस्टर्न वेस्टलैंडर्स चाहे जितना ढूंढ लें, साउदर्न स्वैम्प आइलैंड कभी मिल ही ना सके। सुमिंग अपनी डिवाइन सेंस पूरे आइलैंड में फैलाता है। तुरंत 2 पावरफुल रिपल्स फील करता है, एक जोंगसेकी, दूसरा एक और बंदा जो बर्सरकर सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के पीक पर है, बस एक कदम दूर लेटर स्टेज से। जैसे हिया सुमिंग की सेंस उनको टच करती है, दोनों भी उसकी प्रेजेंस फील कर लेते हैं, लेकिन सुमिंग अपनी सेंस तुरंत वापस खींच लेता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते ये कौन है। जोंगसे अपनी केव अबोर्ड से निकल के माउंटेन पर आ जाता है, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, कोई पावरफुल विजिटर आया है। दूसरी तरफ एक बॉल्ड ब्रॉन्ज स्किन्ड आदमी लग्जरियस केव में, साथ में 7 सुंदर औरतें, एकदम अलर्ट हो जाता है। तुरंत व्हाइट रोब पहन के हवा में आ जाता है, जोंगसे के साथ मिलकर नीचे देखने लगता है। क्या ये कोई पावरफुल शमन है? सुमिंग एक कोने में खड़ा अपना इमोर्टल्स रेस्ट्रेनिंग प्रेजेंस सील यूज करता है और दोनों को अपनी प्रेजेंस फील भी नहीं होने देता। या मू और जियान को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो बस सू मिंग के साथ चल रहे हैं। जियान बोलती है, सीनियर सू, मैं तुम्हें जूनियर सिस्टर फांग के पास ले जाती हूं। सुमिंग शांत, नो नीड, मैं खुद चला जाता हूं, और वो एक स्टेप में गायब हो जाता है। जियान उदास हो जाती है, माउंटेन रेंज की तरफ देखती है, दिल में सोचती है, कांगलान, वो आ चुका है। तू मुझसे ज्यादा लकी है, लेकिन मैं अपने फैसले पे कभी पछतावा नहीं करूंगी। जिंदा रहने के लिए किसी एक को ज्यादा सैक्रिफाइस करना ही था। या मुंह प्यार से जियान को हक करता है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। वो सोचता है, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है। मैन मेड सूरज धीरे धीरे रेड हो रहा है, सेटिंग सन का इल्यूजन है। माउंटेन रेंज के बीच एक सिंपल टावर है जहां फांग सांगलान बैठी है, शांत, खिड़की से सूरज को देखती हुई। उसकी एज अब 30 के आसपास है, लेकिन चेहरे पे अब भी वही जेंटल ब्यूटी है, जैसे टाइम भी उसकी शर्मीली नेचर से दोस्ती कर चुका हो। तभी उसके पास एक 17-18 साल का लड़का खड़ा है जो उसका डिसाइपल है। वो बार बार इंसिस्ट करता है, मास्टर, आप यूनलाई की कॉन्क्यूबाइन क्यों नहीं बन जाती? वो आपको बोन सैक्रिफाइस रियलम तक ले जाएगा, मुझे अपना फॉस्टर सन बना लेगा, मुझे उसकी लेगेसी मिलेगी। फांग सांगलान सिर्फ शांत आवाज में बोलती है, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। लड़का फिर भी नहीं मानता, बोलता है, आपको अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सोचना चाहिए। मैं यूनलाई का फॉस्टर सन बनना चाहता हूं। तभी फांग सांगलान उसको थप्पड़ मार देती है। लड़का गुस्से में भाग जाता है, खुश होके कि अब उसकी विश पूरी हो जाएगी। फांग सांगलान की आंखों में दर्द है। वो सोचती है, यह सब असली नहीं है। और तभी एक आवाज आती है, एक डीप इमोशन भरी आवाज, ये रियल नहीं है। हान सांग जी पलट के देखती है। एक आदमी सफेद कपड़ों में, 27-28 साल का, हैंडसम, आंखों के नीचे एक स्कार, आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ। हान कांग जी एक पल के लिए शॉक हो जाती है। उसको लगता है ये लड़का उसके डिसाइपल जैसा दिख रहा है, लेकिन चेहरा ज्यादा मैच्योर, आंखों में सालों का बोझ। दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ रुका हुआ लगता है। हान कांग जी की आंखों में एक स्माइल आती है, लेकिन वो तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो अपना हाथ उठाती है, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर से डार्क लाइट निकलती है, सुमिंग पर अटैक करती है। सुमिंग एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन वो हारता नहीं, बस एक हल्की गोल्डन लाइट से सब रोक देता है। हान कांग जी पूरी तरह अलर्ट हो जाती है, आंखों में गुस्सा और डाउट है। वो चिल्लाती है, तू है कौन? सुमिंग शांत, थोड़ा मुस्कुराता है, मैं सुमिंग हूं। हान सांग जी और पीछे हट जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं, सुमिंग के पास तुम्हारे जैसा कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। ये साउदर्न स्वैम्प आइलैंड है, पावरफुल वॉरियर्स यहां गार्ड करते हैं। तुम इल्यूजनिस्ट हो, मुझे फंसाने आए हो। सुमिंग और ज्यादा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको मजा आ रहा है कि हान सांग जी अब पहले जैसी सॉफ्ट नहीं रही, अब वो एक रियल फाइटर है। तब हान सांग जी अपना अगला ट्रैप एक्टिवेट करती है। ग्राउंड पे रून्स चमक उठते हैं और आइस ब्लेड सुमिंग की तरफ तेजी से आते हैं। सुमिंग बस एक स्टेप आगे बढ़ता है, गोल्डन लाइट से सब ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हान कांग जी फिर भी नहीं रुकती। अब वो एक और स्टेप पीछे लेती है और पूरा टावर एक जायंट रुण बन जाता है। ब्लैक फ्लेम्स और आइस का जबरदस्त कोलिजन होता है, टावर की छत उड़ जाती है, लेकिन सुमिंग अब भी सेफ है। हान सांग जी टावर से बाहर निकल जाती है, एक जेड स्कल निकालती है, क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है और माउंटेन के 99 स्पॉट्स से ब्लैक लाइट निकलती है।
ये हर एक ब्लास्ट एक बोन सैक्रिफाइस रियल वॉरियर के बराबर है। सुमिंग के आसपास सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, लेकिन उसको असली थ्रेट ऊपर से महसूस होता है। सेटिंग सन में छुपे स्पिरिट स्टोन्स एकदम एक्सप्लोड करते हैं। एक जबरदस्त लाइट बीम पूरे माउंटेन पर गिरती है। यह है हान सांग जी का असली ट्रम्प कार्ड। सब कुछ एक इल्यूजन था ये फाइनल मूव के लिए। पूरा माउंटेन हिल जाता है, सब लोग शॉक में आ जाते हैं। एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। हान सांग जी अब भी रेडी है। एक ब्लैक नाइफ अपनी गर्दन पर रख के बोलती है, एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं खुद को मार दूंगी। इस नाइफ पर जहर है। सुमिंग हल्का सा हंस पड़ता है। मैं सच में सुमिंग हूं। हान सांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाइफ हाथ से गिर जाती है। वो शांत होकर बोलती है, सुमिंग तू सच में है। उसकी आंखों में उसके पास्ट की सारी यादें फ्लैश होती हैं। यह है हान कांग जी का यूनिक आर्ट, जिससे वो किसी भी चीज को छू के उसकी हिस्ट्री देख सकती है। सुमिंग भी हल्का सा हंस पड़ता है। तुमने तो मुझे सच में इंप्रेस कर दिया। सच बताओ, जहर से डर नहीं लगता? हान सांग जी मुस्कुरा के बोलती है, अगर तू सुमिंग नहीं होता तो मैं मरना ही पसंद करती, और अगर तू सुमिंग है तो मुझे पता है तू मुझे मरने नहीं देगा। यहां हान सांग जी ने अपनी हर मूव एक मास्टरमाइंड की तरह प्लान की थी। एक के बाद एक ट्रैप्स, इल्यूजन और डेडली अटैक्स, सब कुछ एक ही गोल के लिए, अपनी फ्रीडम, अपनी डिग्निटी और अपनी जिंदगी को किसी के हाथ में ना देना। लेकिन जब असली सुमिंग सामने खड़ा हो तो उसकी आंखों में फिर से वही जेंटल प्यार चमक उठता है। आगे का सीन दिखाया जाता है। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। सूरज की रोशनी चली गई है। अब सिर्फ सितारे टिमटिमा रहे हैं। साउदर्न स्वैम्प आइलैंड के सभी लोग एक अजीब सी एनर्जी फील करते हैं, जैसे किसी बड़ी लड़ाई की लहर पूरे आइलैंड में फैल गई हो। माउंटेन के ऊपर जो टावर था, अब बस उसकी जगह एक बड़ा सा गड्ढा और ठंडी हवा की लहर है। फांग सांग लान जमीन पर क्रॉस लेग्ड बैठी है। चेहरे पर सुकून भरी स्माइल है। उसके सामने है सुमिंग। सुमिंग कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसके सामने बैठ जाता है। दोनों की आंखों में कुछ पुरानी यादें, कुछ दर्द, कुछ अनकही बातें हैं। सुमिंग धीरे से बोलता है, काफी अरसा हो गया। फांग सांग लान मुस्कुराती है, कहती हैं, इतना भी नहीं। वो अपना जेट स्कल हटा लेती है, बालों की एक लट घुमाती है। आंखों में वही पुराना प्यार छुपा है। सुमिंग उसे देखता है। उसकी आंखों में वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। लेकिन साल बदल गए हैं, सब कुछ बदल चुका है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर फांग सांग लान की स्माइल धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो अपना सिर झुका लेती है। सुमिंग पूछता है, हान माउंटेन सिटी कैसी है? फांग कांग लान आंखें बंद करके बोलती है, अब वहां कुछ नहीं बचा। सुमिंग पूछता है, तुम्हारा ट्राइब? फांग सांग लान जवाब देती है, खत्म हो गया। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी है। फिर सुमिंग बोलता है, जियान ने मुझे सब कुछ बताया, तुम दोनों ने कितना कुछ सहा है। फांग सांग लान हल्की आवाज में बोलती है, सीनियर सिस्टर, जियान ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा, मैं कभी रिपे नहीं कर सकती। सुमिंग उसकी आंखों में देखता है, कहता है, इसीलिए तुमने युन लाई को मारने का प्लान बनाया था? फांग सांग लान बोलती है, अब सब बेकार हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं। फिर वो सुमिंग की तरफ देखती है, आंखों में चमक। वो बोलती है, अगर मेरे पास वो डिवाइन एबिलिटी ना होती जिससे मैं किसी का पास्ट देख सकती हूं, तो शायद हमारे बीच ज्यादा बातें होती। सुमिंग कुछ बोलना चाहता है, लेकिन चुप हो जाता है। दोनों के बीच वही पुराना कनेक्शन है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। फांग सांग लान बोलती है, हम हान माउंटेन सिटी में मिले थे, साथ फ्रीजिंग स्काई क्लान गए। सी मार्शिन का प्लांटेड लव तुमने ही तोड़ा था। तुम मुझे कुछ नहीं चुकते सुमिंग। सुमिंग बोलता है, हम दोस्त हैं। फांग सांग लान फिर मुस्कुराती है, लेकिन अब उस स्माइल में दर्द है। हां, हम दोस्त हैं। वो आंखें बंद करके बोलती है, मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो। या तो मुझे यहां से ले जाओ या फिर मुझे छोड़ दो। सुमिंग थोड़ा सोचता है, मैं तुम्हें यहां से ले नहीं जा सकता, लेकिन जो तुम्हें मजबूर कर रहा है मैं उसको मार सकता हूं। फांग सांग लान शांत है। वे बोलती हैं, मुझे जरूरत नहीं, तुम मुझे ले नहीं जा रहे तो मुझे खुद डिसाइड करना है मैं कैसे जिंदा रहूंगी। सुमिंग कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी तरफ एक गहरी नजर डाल के वहां से चला जाता है। जैसे ही सुमिंग जाता है, फांग सांग लान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं दूसरों का पास्ट देख सकती हूं, लेकिन अपना फ्यूचर नहीं। तभी माउंटेन पर एक और आदमी आता है, गंजा, बड़े रोब में, आंखों में डार्क लाइट, डेविलिश ऑनरा। यह है युन लाई। वो कोल्ड नजर से फांग सांग लान और एरिया को देखता है, फिर बोलता है, यह सब मेरे लिए था, है ना? फांग सांग लान उसको एकदम डिस्टेंट एक्सप्रेशन से देखती है, कुछ नहीं बोलती। युन लाई बोलता है, टावर के अंदर जो रूम्स थे वो मुझे फ्रीज कर सकते थे। उसके बाद माउंटेन के 99 स्वॉर्ड ऑनरा मुझे कवर कर लेते, तब तुम्हारा असली अटैक होता। तुमने सब कुछ परफेक्ट प्लान किया, पर मैं भी कम नहीं। तुम्हें मारने का मन नहीं करता, लेकिन अब मैं जी यान को भी वापस ले जाऊंगा।
तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी कॉन्क्यूबाइन बनना ही पड़ेगा। यह डील है, यही दुनिया का रूल है। फांग सांगलान शांत है। मेरी डिक्शनरी में मस्ट शब्द नहीं है। मैं फांग सांगलान हूं। अगर मैं कुछ नहीं चाहती तो मैं मरना पसंद करूंगी। मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन नहीं बनना चाहती। यूनलाई गुस्से में आंखें तिरछी करता है, एक कदम आगे बढ़ता है। तभी एक ठंडी अलूफ आवाज हवा में गूंजती है। वो कह रही है कि उसे ऐसा नहीं करना। क्या तुमने नहीं सुना? यूनलाई तुरंत पलट के देखता है। पीछे सुमिंग खड़ा है, चेहरा एकदम ठंडा, आंखों में विंटर की तरह सर्दी। यूनलाई अपनी पूरी पावर सर्कुलेट करता है, लेकिन सुमिंग को देख के उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, बड़ी मुश्किल से कोई पावरफुल बरसरकर मिला है। अगर तुम्हें ये औरत पसंद है तो लगता है मैंने इसके साथ बदतमीजी कर दी। यूनलाई के चेहरे पर एक फेक स्माइल है। वो थोड़ा पीछे हट जाता है, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अंदर ही अंदर वो पहले से अलर्ट है। उसने माउंटेन की एनर्जी, रून्स का लेआउट और सुमिंग की प्रेजेंस सब महसूस कर ली थी। उसे समझ आ गया था कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो अटैक करने से बच रहा है। यूनलाई हमेशा कॉशियस रहता है। सामने वाले को जज किए बिना कभी भी लड़ाई नहीं करता, खासकर जब सामने कोई ऐसा हो जिसका लेवल वो समझ ही नहीं पा रहा। सुमिंग उसके लिए एक मिस्ट्री है, लेकिन सुमिंग का चेहरा एकदम अलूफ है। यूनलाई की स्माइल खत्म होने से पहले ही सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है, एक एरो की तरह यूनलाई के बिल्कुल सामने आ जाता है। यूनलाई शॉक में तुरंत पीछे हटता है, हाथ से डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, लेकिन सुमिंग की फिंगर के आगे सब बेकार हो जाता है। एक जबरदस्त बैंग होता है। सुमिंग 1 इंच भी पीछे नहीं हटता, जबकि यूनलाई पूरे 100 फीट पीछे जा गिरता है। चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखों में शॉक। यूनलाई गुस्से में चिल्लाता है, तुम हद कर रहे हो। मैं ऑलरेडी हार मान चुका हूं। औरत तुम्हें दे दी, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी तुम। सुमिंग एकदम शांत, ठंडी आवाज में बोलता है, मारने के लिए मुझे रीजन की जरूरत नहीं। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है। यूनलाई को मारना ही है, चाहे फांग कांगलान के लिए हो, चाहे जियान के लिए, या सिर्फ अपने सेकंड सीनियर ब्रदर की इज्जत के लिए। सुमिंग को लगता है कि अगर उसका भाई होता तो वो भी यही करता। सुमिंग अपना हाथ उठाता है, एक जबरदस्त पंच हवा में देता है। यूनलाई ग्रोल करता है, दोनों हाथ से सील बनाता है। एक लाल फॉग क्रिएट होती है जिसमें हजारों औरतों की शैडोज सुमिंग पर अटैक करती हैं। सुमिंग का पंच सबको तोड़ देता है, पूरा आइलैंड हिल जाता है। यूनलाई फिर पीछे भागता है। सुमिंग कामली रेड फॉग से बाहर निकलता है, यूनलाई को देखता है, फिर हाथ से एक जाइगेंटिक वॉटेक्स फेक स्काई में क्रिएट करता है। वो वॉटेक्स सुमिंग के हाथ में आ जाता है और वो उसे हवा में झटका देता है। ये वॉयलेंट गस्ट यूनलाई तक पहुंचता है। यूनलाई के बॉडी से ब्लड निकलता है। वो एक पल के लिए रुक जाता है। सुमिंग एक और कदम में यूनलाई के बिल्कुल सामने आ जाता है। यूनलाई की आंखों में अब सच में मौत का डर है। वो गुस्से में बोलता है, मैं ऑलरेडी हार मान चुका हूं। मैंने कभी फांग सांगलान को छुआ भी नहीं। जियान भी मेरी वजह से जिंदा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुमिंग एक पल के लिए भी नहीं रुकता, एक और जेस्चर करता है और अब हवा में दर्जन लाइटनिंग बॉल्स क्रिएट हो जाती हैं जो यूनलाई पर अटैक करने लगती हैं। यूनलाई चिल्लाता है, तुम इतने अनरीजनेबल क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? यूनलाई अपनी फुल पावर अनलीज करता है। उसके पीछे गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की स्टैचू अपीयर होती है जिसके 9 आर्म्स और 3 आंखें हैं। स्टैचू ग्रो करके जाइंट हो जाती है और सारी आर्म्स सुमिंग पर अटैक करने लगती हैं। यूनलाई अपना खून थूकता है, ब्लड फॉग से एक लंबा ब्लड रेड ब्लेड निकालता है। उस ब्लेड के आसपास 100 औरतों की सोल्स घूम रही हैं और वो ब्लेड सुमिंग पर गिरता है। सुमिंग बिल्कुल शांत एक डिवाइन जेस्चर करता है। उसकी नेसेंट डिविनिटी निकलकर एक और बॉडी बना लेती है और वो भी एक लंबा रेड ब्लेड बनाकर यूनलाई के ब्लेड को रोकता है। दोनों ब्लेड्स टकरा के टूट जाते हैं। सुमिंग एक ब्रीथ में उन ब्लेड फ्रैगमेंट्स को यूनलाई की तरफ भेज देता है। यूनलाई घबरा के चिल्लाता है, जोंगजे! अगर मैं मर गया तो साउदर्न स्वैम्प आइलैंड डूब जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे? तभी एक साई गूंजती है। जोंगजे हवा में आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नजर से सुमिंग को देखता है। यूनलाई पीछे भागता हुआ अपने केव अबोर्ड की तरफ दौड़ता है। उसके पास एक लास्ट मूव है जो वो वहां जाकर ही यूज कर सकता है। जोंगजे अपने हाथ से सील बनाता है। उसके सामने एक शार्ड स्टॉर्म आ जाता है, लेकिन वो अपने 8 अवतार्स बनाकर सबको रोकता है और एंड में एक लाइट स्क्रीन क्रिएट कर देता है जो सुमिंग और यूनलाई के बीच बैरियर बन जाता है। जोंगजे बोलता है, अगर यूनलाई मर गया तो पूरा साउदर्न स्वैम्प आइलैंड डूब जाएगा। यहां हजारों लोग हैं, प्लीज। लेकिन सुमिंग के शरीर से वॉयलेट लाइट निकलती है। वो वॉयलेट आर्मर पहन लेता है, एक लंबा वॉयलेट स्पीयर बनाता है और एक ही थ्रो में लाइट स्क्रीन तोड़ के स्पीयर यूनलाई को पियर्स कर देता है। यूनलाई की चीख निकलती है। वो माउंटेन में जाकर एक्सप्लोड हो जाता है। पूरा माउंटेन एशेस बन जाता है। सुमिंग हवा में खड़ा है। वॉयलेट लाइट धीरे धीरे फेड हो जाती है। स्पीयर वापस उसके हाथ में आ जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है।
वो जोंगजे की तरफ हाथ जोड़ के बोलता है, सॉरी, हाथ फिसल गया। जोंगजे ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सुमिंग को देखते हुए अजीब सी उलझन थी। पहली मुलाकात में सुमिंग बहुत कमजोर था, लेकिन तब भी जोंगजे का ध्यान उस पर गया था। दूसरी बार जब मिले, सुमिंग की पावर ने उसे हिला दिया, लेकिन जोंगजे को लगा था कि तब सुमिंग अपने असली रूप में नहीं था। और अब तीसरी बार उसके सामने एक ऐसा सुमिंग था जिसमें न सिर्फ होंगलू से भी ज्यादा पावर थी, बल्कि असली सुमिंग की खुद की एक पहचान थी। जोंगजे बोलता है, इस बार तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से साउदर्न स्वैम्प आइलैंड अब कभी शांत नहीं रहेगा। अब यहां के बच गए लोगों को फिर से मौत का खौफ झेलना पड़ेगा। ईस्टर्न वेस्टलैंडर्स उनका शिकार करेंगे। उसकी आवाज में उदासी है। वो युन लाई के बिखरे हुए शरीर की तरफ देखता भी नहीं, बस एक ठंडी सांस लेता है। सुमिंग चुप रहता है। जैसे ही उसने युन लाई को मारा, उसने महसूस किया कि पूरे आइलैंड की जमीन में एक हल्का सा कंपन है जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। आर्टिफिशियल स्काई ब्लिंक कर रहा है, कभी चमक कभी अंधेरा। अचानक एक तेज चमक के बाद पूरा साउदर्न स्वैम्प आइलैंड अंधेरे में डूब जाता है। अब असली डेड सी का अंधेरा सबको दिख रहा है। हर कोई, जोंगजे, फांग कांग लान, जी यान, सब लोग और पूरे आइलैंड के शमन्स और बर्सर्कर्स ये सब देख रहे हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत थे, जिंदा बचे, लेकिन ज्यादातर ने मौत, दुख और तबाही देखी थी। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, उनकी डिटर्मिनेशन। इसी ने उनको जिंदा रखा था। आइलैंड सरफेस पर आने लगता है। समुंदर की लहरों के साथ एक जबरदस्त आवाज गूंजती है। लोग चुपचाप आसमान को देखते हैं, किसी में पैनिक नहीं। सब बस सुकून से इस नए अंधेरे को महसूस करते हैं। जियान भी भीड़ में खड़ी है, शौक में है। उसने कभी सोचा नहीं था कि युन लाई की जिंदगी आइलैंड के रून से जुड़ी है। फांग सांगलान सब कुछ जानती थी, इसीलिए वो अपने प्लान में इतनी कॉन्फिडेंट थी। उसने डिसाइड किया था कि अगर युन लाई मर गया तो आइलैंड भी सरफेस पर आ जाएगा और वो जियान को लेकर निकल जाएगी, चाहे लोग कुछ भी सोचें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जियान की आजादी। लेकिन सुमिंग के आने से सब कुछ बदल गया। सुमिंग आइलैंड के कंपन को महसूस करता है, देखता है कि समुद्र का पानी 2 भाग में बंट गया है। एक बड़ा सा आइलैंड सरफेस पर आ गया है और अब सब कुछ खुला है, कोई भी देख सकता है। जोंगजे की आवाज गूंजती है, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के क्रैश ने साउथ मॉर्निंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब 3 छोटे कॉन्टिनेंट्स और उनके आसपास हजारों आइलैंड्स हैं। इनमें से ज्यादा आइलैंड्स पर कोई नहीं रहता, कुछ पर हम जैसे सर्वाइवर्स हैं। ईस्टर्न वेस्टलैंडर्स ने खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनका कॉन्टिनेंट नहीं टूटा, इसलिए उनकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है। अब वो हम पर शिकार करते हैं, स्काउट सीव फेस्टिवल के नाम पर। यह फेस्टिवल हर 2 साल में स्काउट सीव आइलैंड पर होता है, जहां साउथ मॉर्निंग के लोगों का शिकार होता है। जोंगजे बताता है कि स्काउट सीव आइलैंड पर ओल्ड मोलुओ है, जो बर्सर्कर सोल रियल्म के लेटर स्टेज के पीक पर है, और उसके पास ग्रेट यू स्काई पैलेस की पावर भी है। उसने खुद मोलुओ से लड़ाई की है, लेकिन हार गया क्योंकि मोलुओ की डिवाइन एबिलिटीज अनप्रेडिक्टेबल हैं। सुमिंग पूछता है, एंड शमन्स की पावर बर्सर्कर्स के ग्रेट कंप्लीशन के बराबर है? जोंगजे कहता है, थ्योरेटिकली हाँ, लेकिन असल में बर्सर्कर्स का कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पुराना और स्ट्रांग है। एंड शमन्स नॉर्मली पावरफुल हैं, लेकिन ग्रेट कंप्लीशन वाले बर्सर्कर्स के सामने नहीं टिकते। मैं खुद भी मोलुओ जैसे किसी से नहीं जीत सकता जब तक कोई हॉलो शमन ना आ जाए। जोंगजे बताता है कि स्काउट सीव आइलैंड पर एक एंड शमन बाओशान भी है और 3 मिडिल स्टेज बर्सर्कर्स भी हैं जो युन लाई के बराबर हैं। इसलिए सब आइलैंड्स छुपे रहते हैं, क्योंकि खुले में आना मौत के बराबर है। सुमिंग पूछता है, सीनियर जोंगजे, तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं? जोंगजे कहता है, 10 साल से कम। सुमिंग सब लोगों की तरफ देखता है, रैग्ड कपड़े, छुपे हुए सर्वाइवर्स जिन्हें ईस्टर्न वेस्टलैंड्स ने मजबूर किया है कि वो अपनी ही जमीन पर छुपे रहें। वो बोलता है, मैं अब तक बर्सर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब मैं तुम सब के लिए एक काम करूंगा। जैसे ही साउदर्न स्वैम्प आइलैंड समुद्र के सरफेस पर आता है, पूरे आइलैंड पर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। शमन्स और बर्सर्कर्स जो अभी तक लाइट स्क्रीन के पीछे छुपकर सब देख रहे थे, अब सुमिंग और जोंगजे को हवा में खड़ा देखते हैं। जोंगजे अपना हाथ उठाता है, एक जेड स्लिप निकालता है और सुमिंग की तरफ फेंक देता है। सुमिंग उस स्लिप को पकड़ता है, देखता है ये एक सिंपल मैप है जिसमें साउथ मॉर्निंग की जगह अब 3 छोटे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, सब डेड सी से अलग। मैप पर एक बड़ी आइलैंड है, स्काउट सीव, जो साउदर्न स्वैम्प से कई गुना बड़ी है। जोंगजे बोलता है, मैं यहां से जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ ये मैप और एक बो ही दे सकता हूं। उसकी आंखों में रिग्रेट है। वो सुमिंग को डीप रिस्पेक्ट के साथ बो करता है। सुमिंग अचानक पूछता है, सर जोंगजे, क्या मेरा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर कभी शमन्स की लैंड में आया था? जोंगजे थोड़ा सोचता है। कैलेमिटी से पहले यंग लॉर्ड ऑन्टमसी ट्राइब आया था,
लेकिन गॉड ऑफ शमन्स टेम्पल नहीं गया। जब कैलेमिटी आई वो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स चला गया। सुमिंग का चेहरा टेंस हो जाता है। जोंगजे बताता है यंग लॉर्ड अपने मास्टर को ढूंढने गया था जो सालों पहले ईस्टर्न वेस्टलैंड्स गया था और वापस नहीं आया। लगता है वहां कुछ हुआ था। मुझे याद है यंग लॉर्ड एक माउंटेन पर रात भर खड़ा रहा। हाथ में एक टूटा हुआ वुडन प्लेट था। चेहरा दुख से भरा था। सुमिंग के दिमाग में एक तस्वीर चमक जाती है। उसका एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर एक माउंटेन पर डेड सी और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की तरफ देखता हुआ, हाथ में वुडन प्लेट जिस पर लिखा है तियान शेजी। प्लेट पे क्रैक्स हैं, लगता है कभी भी टूट जाएगा। जैसे ही कॉन्टिनेंट पर कैलेमिटी आई, उसका ब्रदर हवा में उड़ता हुआ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की तरफ चला गया। सुमिंग के अंदर से एक आग सी जल उठती है। आंखों में किलिंग इंटेंट है। वो सोचता है मास्टर, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। उसे अब समझ आ गया है कि उसका सेकंड सीनियर ब्रदर भी इसी वजह से 9th समिट छोड़ के गया था, अपने मास्टर को ढूंढने। और अब सुमिंग भी उन दोनों को ढूंढने का इरादा कर चुका है। वो सोचता है हुजी, क्या वो अब भी 9th समिट में है? उसका दिल करता है कि पहले वापस 9th समिट जाए, देखे हुजी अब भी वहां है या नहीं, फिर ईस्टर्न वेस्टलैंड्स जाकर अपने ब्रदर्स और मास्टर को ढूंढे। जोंगजे भी उदास होकर वापस चला जाता है। उसकी आंखों में अपनी जवानी की यादें, अपनी ट्राइब की बिखर चुकी तस्वीर और अपनी जिंदगी के कुछ बचे हुए साल घूम रहे हैं। रात धीरे धीरे गहरी हो जाती है। सुमिंग एक माउंटेन पर बैठा दूर अंधेरे में खो गया है। तभी फांग सांगलान चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है। कुछ नहीं बोलती, बस उसके साथ रात भर वहीं बैठी रहती है। सुबह की पहली रोशनी आती है। सुमिंग आंखें बंद करके धीरे से बोलता है थैंक यू। फांग सांगलान सिर्फ दूर देखकर मुस्कुराती है। अगर तुम साउदर्न स्वैम्प आइलैंड पर नहीं रुकना चाहते तो जी यान के साथ फेटेड किनके आइलैंड जा सकते हो, उसे पता है कहां है। सुमिंग उसकी तरफ देखता है, सोचता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने अपने लिए काफी बैकअप प्लान बना रखे हैं, लेकिन मैं स्काउट सीव आइलैंड जाने वाला हूं। फांग सांगलान टेंशन में बोलती है युन लाई एक एन्चांटेड ट्रेजर रिफाइन कर रहा था जिसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी डिवाइन एबिलिटी चाहिए थी। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं दे सकती हूं। सुमिंग मुस्कुराता है मुझे जरूरत नहीं, अगर वो तुमसे चालू होता है तो तुम भी उसे यूज कर सकती हो। फांग सांगलान थोड़ा शॉक में है, फिर पूछती है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अब क्या है? सुमिंग शांत। बोन सैक्रिफाइस। फांग सांगलान तुरंत जेड स्कल से चेक करती है। सुमिंग का हाथ पकड़ के उसकी मेमोरीज देखने लगती है, फिर शॉक में बोलती है कैंडल ड्रैगन का ब्लेसिंग, तुमने अपने सारे बोन सैक्रिफाइस किए हैं? फिर वो सोच में पड़ जाती है। सुमिंग, याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हारी मेमोरीज देखी थी? सुमिंग शांत है। डेस्टिनी है ना? फांग सांगलान बोलती है मैंने देखा था तुम्हें वॉइड में 50 साल जीते हुए, तुम्हें जंजीरों में जकड़ के, तुम्हें हर रोज मरते हुए डार्क माउंटेन का सीन। जब मैंने और देखने की कोशिश की, किसी और दुनिया की पावर ने मुझे रोक दिया। वो पावर मुझे मिटा देना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। फांग सांगलान बोलती है उस दिन के बाद मेरे अंदर वो पावर आ गई और उसने मेरी कल्टीवेशन तेज बढ़ा दी। मैं चाहती हूं तुम्हें तुम्हारा असली पास्ट दिखाना, तुम्हें बताना कि तुमने क्या खोया है, तुम्हारी कौन सी यादें बदल दी गई हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे एक और बार तुम्हारी मेमोरीज देखने दो। सुमिंग अपना माइंड रिलैक्स करता है। फांग सांगलान की डिवाइन एबिलिटी के साथ वो दोनों पास्ट में चले जाते हैं। वॉइड, चेन, जाइंट हेड, उस पर बैठा आदमी और वो एक लाइन तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है। पता नहीं कितना टाइम बीत जाता है। सुमिंग की आंखें खुल जाती हैं। फांग कांग लान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है। सुमिंग तुरंत उसे खुद के पीछे खींच लेता है और जहां वो बैठी थी वहीं एक जबरदस्त पंच मार देता है। हवा में डिस्टॉर्शन होता है और एक कोल्ड हर्रंप गूंजता है, जैसे कोई दूर से रिएक्ट कर रहा हो। जैसे ही सुमिंग ने पंच मारा, हवा में एक ठंडी सी हम्फ गूंजती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। सुमिंग के पूरे शरीर में इतनी तेज वाइब्रेशन होती है जैसे उसका शरीर टूट जाएगा। वो बिना वक्त गंवाए फांग कांग लान को पकड़ के हजारों फीट दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। फांग सांगलान का चेहरा सफेद पड़ गया है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, डिटर्मिनेशन है। जैसे ही सुमिंग उसे पीछे खींचता है, वो तुरंत एक फिंगर से आगे पॉइंट करती है। आइलैंड के बाहर की प्रोटेक्टिव लाइट स्क्रीन एक जगह पर कंसंट्रेट होकर एक पावरफुल रे बन जाती है, जो सामने खड़ी एक इल्यूजरी फिगर पर अटैक करती है। दोनों अटैक्स टकराते हैं। सुमिंग फांग सांग लान का हाथ छोड़ देता है, खुद बोन सैक्रिफाइस की पूरी पावर अनलीश करता है और इल्यूजरी फिगर की तरफ बढ़ता है। फांग सांग लान बिना डरे वहीं पर बैठ जाती है। आंखें बंद करके एक अननोन डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट करती है, फिर चिल्लाती है। उसके लेफ्ट से 32 फीट, राइट से 69 फीट और सामने से 248 फीट ये उसके डायमेंशनल रियल्म लो की हैं। सुमिंग तुरंत समझ जाता है। वो गोल्डन लाइट से पहले लेफ्ट 32 फीट पर पॉइंट करता है।
इल्यूजरी फिगर फ्रीज हो जाता है। फिर स्विमिंग राइट 69 फीट पर पाम स्ट्राइक करता है। फिर से क्रैकिंग साउंड आती है। इल्यूजरी फिगर अब सील बनाता है और फांग कांग लान की तरफ अटैक भेजता है। स्विमिंग थर्ड लोकेस 248 फीट पर पंच करता है और पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। इल्यूजरी फिगर एक सक्शन फोर्स में खींच के गायब हो जाता है, लेकिन उसने फांग सांगलान पे जो पाम स्ट्राइक भेजा था वो अब भी आ रहा है। फांग सांगलान स्विमिंग को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे कह रही हो मैं खुश हूं चाहे ये एंड हो। तभी स्विमिंग अपने लेफ्ट हैंड से आसमान की तरफ, राइट हैंड से जमीन की तरफ पॉइंट करता है। पास्ट, फ्यूचर। उसके आसपास टाइम रुक जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, पाम स्ट्राइक भी। स्विमिंग एक कदम में फांग सांगलान के सामने आ जाता है। टाइम वापस चल पड़ता है। पाम स्ट्राइक उसके हाथ से टकराता है। स्विमिंग के मुंह से खून निकलता है, लेकिन वो हिलता नहीं क्योंकि उसके पीछे फांग सांगलान है। फांग सांगलान उसकी तरफ देखती है। आंखों में और भी ज्यादा जेंटल प्यार आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा धमाका हुआ फिर भी आइलैंड के किसी को कुछ महसूस नहीं होता, जैसे ये सब किसी और डायमेंशन में हो रहा हो। फांग सांगलान कहती है, यही वो पावर है जिसका मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इस बार उसमें और ज्यादा इंटेलिजेंस थी। वो स्विमिंग के पास आती है, उसके खून को पहुंचती है, लेकिन जैसे ही उसके फिंगर पर स्विमिंग का खून लगता है वो तुरंत काला पड़ के ऑनरा ऑफ डेथ बन जाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। फांग सांगलान पूछती है, ये खून ऐसा क्यों हुआ? स्विमिंग थक के कहता है, मैं थक गया हूं कांग लान, और बस क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। फांग सांगलान चुपचाप खड़ी रहती है, फिर जाने लगती है। उसके दिल में डिटर्मिनेशन है, वो इस राज का पता लगा के रहेगी। जाते जाते वो नहीं सुनती जब स्विमिंग धीरे से बोलता है, थैंक यू कांग लान। स्विमिंग सोचता है, अभी फांग सांगलान से दी तियान के सर्वेंट की मेमोरीज दिखाने को नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह खेल खतरनाक हो चुका है। अगर वो इल्यूजरी फिगर वापस आया तो इस बार वो और भी पावरफुल होगा। स्विमिंग अकेले बैठकर सोचता है, ये पहली बार है जब मैंने तुम जैसा कोई देखा है। कांग सांग पता नहीं मेरे जैसे और कितने लोग बर्सर्कर्स लैंड पर हैं। उसके दिमाग में वो खून का ऑरा ऑफ डेथ और फांग कांग लान के बताए 32, 69, 248 नंबर घूमते रहते हैं। फिर वो धीरे से बोलता है, अगर चौथा लोकेस है तो 371 फीट पर होगा, पांचवा 563 फीट, छठा 781 फीट। उसका दिल कांप उठता है। ये वही नंबर हैं जो उसके एल्डर ने विंड स्ट्रीम ट्राइब में दिए थे जब वो सेक्रेड माउंटेन पर चढ़ा था। तब उसने सोचा था ये सिर्फ रेस्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन अब उसे लगता है ये कुछ और ही है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। एल्डर, क्या आप वाकई मेरे एल्डर हैं? क्या डार्क माउंटेन सच है? क्या बेलिंग, लेचेन, वूला, बाइलिंग सब सच हैं? स्विमिंग आंखों में आंसू लिए आसमान और समुंदर को देखता है, जब तक आंसू सूख नहीं जाते, जब तक उसके दिल में वो दुख परमानेंट नहीं हो जाता। फिर वो खड़ा होता है, एक भी बार पीछे नहीं देखता और आसमान की तरफ एक कदम बढ़ा देता है। स्विमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर दुख और तन्हाई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग सी आग जल रही थी। वो खुद से बोल रहा था, जहां मैं पैदा हुआ वहां सब कुछ यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से होता था। जब मैं पैदा हुआ बर्सर्कर्स कमजोर हो चुके थे। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। अगर हेवन निर्दयी है तो सब बिछड़ जाते हैं। धरती भी निर्दयी थी, इसलिए मेरी डार्क माउंटेन मर गई। जब जंग शुरू होती है दुनिया बिखर जाती है। जब इंसान खो जाता है उसका घर उसे याद करता है। वो आसमान की तरफ देखता है। अगर हेवन के पास आंखें हैं तो वो क्यों नहीं देखता कि मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई है? अगर देवताओं के पास आत्मा है तो क्यों उन्होंने आसमान और समुंदर को अलग कर दिया? मैं अपना फर्ज निभाता रहा, फिर भी मुझे रात का अंधेरा देखने नहीं दिया गया। मैं देवताओं का भी फर्ज निभाता रहा, फिर भी मुझे टुकड़े टुकड़े करके मेरी यादें चुरा ली गईं। मैं दिन रात अपने घर को याद करता हूं, लेकिन मुझे बस भटकना पड़ता है। स्वर्ग का दुख नहीं देख सकता। मैं अपने परिवार को याद करता हूं, लेकिन वो कहां हैं? उनकी आत्माएं मुझे याद करती हैं, लेकिन हम मौत से अलग हो गए हैं। यथार्थ और कल्पना में फर्क ही नहीं रहा। डार्क माउंटेन अब बहुत दूर है। हम इस दुनिया में जीते हैं, मरते हैं, लेकिन मेरा अपना जगह कहां है? मैं खून के आंसू रोता हूं जब मैं सिर उठाता हूं। बताओ, मैं क्यों इस जिंदगी को संभालूं? क्यों दुनिया से बगावत न करूं? उसकी चीख बिजली की तरह आसमान में गूंजती है। बादल पीछे हट जाते हैं। एक पतली सी सूरज की किरण उन तकती हुई अंधेरों को चीर के निकलती है। स्विमिंग एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है, सीधा स्कॉर्ड सीव आइलैंड की तरफ। उसके शरीर में अब सिर्फ एक ही चीज है, किलिंग इंटेंट। उसके दिल में वो 6 नंबरों का दर्द, डार्क माउंटेन के असली या झूठे होने का कंफ्यूजन, और वो ऑनरा ऑफ डेथ जो उसके खून की एक बूंद से निकला था। सब कुछ मिलकर स्विमिंग को एक ऐसी हंसी देता है जो पूरी दुनिया को ठंडा कर देती है। वो स्वर्ग पे हंसा, दुनिया पे हंसा,
अपनी जिंदगी पे हंसा, दित्यान के इरादों पे हंसा। मैं खून के आंसू रोता हूं जब मैं सिर उठाता हूं। बताओ मैं क्यों इस जिंदगी को संभालूं, क्यों दुनिया से बगावत ना करूं? मैं कौन हूं? क्या फर्क पड़ता है मैं सुमिंग हूं या डेस्टिनी? मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे ये दुनिया कितनी भी बड़ी हो, अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। मैं कौन हूं? क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? वो आसमान की तरफ हंसी हंसी में बोलता है। अब उसको सब कुछ समझ आ गया है। उसने जितना कुछ सहा, डार्क माउंटेन का राज, फांग कांगलान का बदला हुआ रूप, सबने उसको एक चीज समझा दी। यही है असली जिंदगी। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं हूं। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं हमेशा रहूंगा। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं इस राज को अपनी पूरी ताकत से चीर दूंगा। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं सब कुछ अपने पैरों के नीचे रख दूंगा। मैं नहीं हूं, मैं हूं। उसकी हंसी में एक जंगली एरोगेंस है, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ दर्द भी है। जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी सबसे प्यारी चीजें भी झूठ हो सकती हैं, तो या तो वो टूट जाता है या वो और भी ऊपर उठता है। यथार्थ क्या है, कल्पना क्या है? क्या फर्क पड़ता है, यथार्थ है या कल्पना? सुमिंग आगे बढ़ता है। जहां से गुजरता है दुनिया गूंज उठती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि समुद्र के जाइंट बीस्ट्स भी अपना सिर नहीं उठाते, आसमान के परिंदे भी पास नहीं आते, सारी जिंदा चीजें उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करती। अगर तुम मुझे डेस्टिनी कहते हो तो मैं सुमिंग तुम्हारा डेस्टिनी बन जाऊंगा, और अगर तुम मुझे सुमिंग कहते हो तो आज के बाद मैं वही सुमिंग रहूंगा। वो आसमान की तरफ हंसी हंसी में बोलता है। उसका किलिंग इंटेंट और भी तेज हो जाता है और वो सीधा ईस्टर्न वेस्टलैंड के स्कॉर्सीव आइलैंड की तरफ बढ़ता है। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना वो औरत जो अब भी साउदर्न स्वैम्प आइलैंड पर खड़ी थी, न फेटेड किन जो उसकी मूर्ति को पूज रहे थे, न हुजी जो अब भी 9th समिट पर आसमान की तरफ चीख रहा था, न वो रिलोकेशन गेट जो उसे किसी और जगह ले जा सकता था, जहां ग्रेट यू इंपीरियल सिटी का अल्टर अब भी बर्फ में जाम के पड़ा है। उसने बस एक चीज सोची, मैं कौन हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बरसरकर हूं या शमन, सुमिंग हूं या डेस्टिनी, जिंदा हूं या मर चुका हूं, सब बेकार है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि मैं हूं, और मैं अपनी आंखों के सामने खड़ी जुल्म को खत्म करूंगा। स्कॉर्ड सीव फेस्टिवल अब हमेशा के लिए खत्म होगा। वो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के लोगों को दिखाएगा साउथ मॉर्निंग अब भी जिंदा है, और अब उनकी जमीन पर कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। उसका किलिंग इंटेंट अब अपने पीक पर है। दिन रात बीत जाते हैं, आसमान पर बादल गूंजते हैं, बारिश की धार आसमान से एक लंबी नदी बनके उसके पीछे पीछे चलती है, और फिर एक दिन एक जाइगेंटिक आइलैंड उसके सामने आ जाता है। आइलैंड के बाहर एक स्क्रीन ऑफ लाइट है। उसके आसपास 7 छोटी आइलैंड्स हैं, जैसे तारे चांद के आसपास। अंदर से जबरदस्त पावर की लहर आ रही है, और आइलैंड पर जेड और मार्बल के ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं। हर तरफ ईस्टर्न वेस्टलैंड के कल्टीवेटर्स घूम रहे हैं। स्कॉर्सी फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। सुमिंग अपनी आमद छुपाता भी नहीं। जैसे ही वो आइलैंड के पास पहुंचता है, उसकी लॉन्ग आर्क पूरे आइलैंड को हिला देती है। मैं सुमिंग ऑफ साउथ मॉर्निंग स्कॉर्सीव आइलैंड को बर्बाद करने आया हूं। जब मैं यहां से जाऊंगा, ये आइलैंड खून से भर चुका होगा, और तुम सब ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के लिए एक वार्निंग बन जाओगे। उसकी डिवाइन सेंस पूरे आइलैंड पर क्रैश हो जाती है। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजती है, और उसके पीछे आती हुई बारिश की नदी एक रिवर ऑफ हेवन बनकर आइलैंड की शील्ड पर गिरती है। सब लोगों के सामने आसमान से नदी गिरती है। सब लोगों के सामने बारिश तीर बन के गिरती है। सब लोगों के सामने डेड सी गूंज उठता है। सब लोगों के सामने दुनिया हिल जाती है। सुमिंग की गरजती आवाज स्कॉर्सीव आइलैंड के आसमान में गूंज उठी। उसकी आंखों में वो ठंडी निर्दयी किलिंग इंटेंट थी जो सब कुछ मिटा देने को तैयार थी। जैसे ही उसकी आवाज और आसमान से गिरती हुई बारिश की नदी आइलैंड की प्रोटेक्टिव स्क्रीन पर टकराई, पूरा आइलैंड एक भयानक रोर से कांप उठा। हर तरफ लोगों ने सिर उठा के देखा। आसमान में एक लंबी रिवर ऑफ रेन जो उनके आइलैंड पर तबाही बनकर टूट रही थी। स्कॉर्सीव आइलैंड असल में ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के आसपास के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक था। यह आइलैंड पहले कभी था ही नहीं, लेकिन जब ग्रेट कॉन्टिनेंट साउथ मॉर्निंग से टकराया और उसकी अपर लेयर टूट गई, तब यह आइलैंड बना। बाद में ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के वे कल्टीवेटर्स जो अपने मैनालैंड से निकाले जा चुके थे, या जिन पर खून के दाग थे, या जो अपने क्लैन ट्राइब के गद्दार थे, या अकेले ट्रेनिंग करने वाले थे, सब यहां आ गए। यह जगह उनके लिए एक नया स्वर्ग बन गई थी। यहां के लोगों के हाथ खून से रंगे थे। ये लोग साउथ मॉर्निंग के लोगों पर अत्याचार करना अपनी सबसे बड़ी तफरीह समझते थे। साउथ मॉर्निंग के हजारों लोग इनके हाथों मर चुके थे। उनकी आत्माएं इनकी शिकार बन चुकी थीं। औरतें तो और भी बुरा भुगत चुकी थीं। जब ओल्ड मोलुओ आया, उसने अपनी जबरदस्त पावर से पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, और यह आइलैंड स्कॉर्सीव के नाम से मशहूर हो गया।
इसके बाद जितने भी क्रिमिनल टाइप कल्टीवेटर्स थे, सब ने मिलकर एक बैरन स्वैम्प नाम की फैक्शन बना ली। अपने आप को सेवेज कहने लगे। यही लोग साउथ मॉर्निंग के लोगों को मारकर उनकी आत्माएं रिफाइन करके फेस्टिवल मनाते थे। सुमिंग की आमद, उसका किलिंग इंटेंट और आसमान से गिरती बारिश की नदी देखकर सब लोग शॉक में थे, लेकिन डरने की जगह उनके अंदर भी जुनून आ गया। ये सब वैसे लोग थे जो सिर्फ कमजोर पर अपना जोर दिखाते थे, लेकिन जब सामने कोई सच में उनसे भी ज्यादा खतरनाक आता तो उनकी हिम्मत टूट जाती थी। इस बार भी उन्होंने वही पुराना तरीका अपनाया। सारे सेवेज ग्रुप में अटैक करने के लिए उड़ गए। 7 गार्डियन आइलैंड से 7 लंबी आर्क्स निकली, पीछे पीछे हजारों लोग। ये सोच रहे थे कि जब भी कोई पावरफुल वॉरियर आता है तो उनकी मैडनेस देखकर वो भाग जाता है, लेकिन सुमिंग उन सब पर भारी था। सुमिंग ने एक पल के लिए भी प्रोटेक्टिव स्क्रीन की चिंता नहीं की। वो मिड एयर में खड़ा उन सब की तरफ ठंडी नजर से देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ उठाया, वॉयलेट लाइट उसके पाम से निकली और वो एक जबरदस्त वॉयलेट स्पीयर बन गई, दर्जनों फीट लंबी। उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्नीयर था, आंखों में बस मौत की चमक। वॉयलेट लाइट उसके पूरे शरीर को कवर कर गई, एक वॉयलेट आर्मर की तरह। हेलमेट, बाल सब वॉयलेट हो गए। अब वो एक वॉयलेट वॉर गॉड लग रहा था। उसने स्पीयर को हॉरिजॉन्टली घुमाया, एक तेज साउंड आसमान में गूंज उठी। उसने स्पीयर का टिप एक गार्डियन आइलैंड की तरफ पॉइंट किया, वहीं से सबसे ज्यादा लोग आ रहे थे। जो भी साउथ मॉर्निंग को वायोलेट करेगा, चाहे जितनी दूर हो, सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एक कदम में वो वॉयलेट आर्क बनके उन सब अटैकर्स के बीच पहुंच गया। उनका लीडर, एक बर्सरकर सोल रियल्म का वॉरियर, पहले तो शॉक हुआ, लेकिन सोचा कि जुनून से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन सुमिंग की स्पीड, उसका आर्मर, उसका स्पीयर, सब कुछ इतना तेज था कि लीडर कुछ समझ ही नहीं पाया। एक पल में सुमिंग का स्पीयर उसके सिर के बीच से निकल गया। खून का फाउंटेन आसमान में छूट गया। एक जबरदस्त बैंग, उसका शरीर हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। पीछे के फॉलोअर्स फिर भी नहीं रुके, जुनून में अटैक करते रहे, लेकिन सुमिंग ने एक और कदम लिया। स्पीयर हॉरिजॉन्टली घुमाया, वॉयलेट ड्रैगन की तरह सबको छेद दिया। आसमान में चीखें, खून की बरसात और एक के बाद एक बॉडीज एक्सप्लोड होती गईं। जब सुमिंग क्राउड से बाहर निकला, पूरा 6th गार्डियन आइलैंड का ग्रुप खत्म हो चुका था। स्पीयर के साथ एक लाल खून का ट्रेल हवा में था। सुमिंग मिड एयर में खड़ा ठंडी नजर से बाकी अटैकर्स को देखता है। जो भी साउथ मॉर्निंग को ह्यूमिलिएट करेगा, जो भी हमारे साथ किया था, वही सब उनको वापस मिलेगा। और फिर वो एक और आर्क बनके दूसरे ग्रुप में घुस गया। जहां जाता बस लाशों का ढेर, खून की बरसात और सेवेज की चीखें। अब सेवेज को समझ आ गया था कि ये बंदा उनसे भी ज्यादा पागल, उनसे भी ज्यादा ब्रूटल है। अब उनकी हिम्मत टूट गई। जो बचे वो चिल्लाते हुए भागने लगे, ये पागल है, ये एक ब्लड थर्स्टी मैलिशियस स्पिरिट है। साउथ मॉर्निंग में भी ऐसा कोई हो सकता है? ये तो। सुमिंग ने लेफ्ट हैंड से आसमान की तरफ पॉइंट किया। सब क्लाउड्स घूमने लगे। एक जबरदस्त व्हर्लविंड बनी। सब भागते हुए लोग उसमें खींच लिए गए। एक ही पल में सब श्रेड हो गए। कोई भी जिंदा नहीं बचा। खून की बरसात, सेवेज की चीखें और सुमिंग का वो वॉयलेट आर्मर्ड स्पीयर वील्डिंग वॉर गॉड का रूप, ये सब स्कॉर्सीव आइलैंड की तकदीर बन गया। जैसे ही गार्डियन आइलैंड्स के बचे हुए लोग मारे गए, सुमिंग ने अपने हाथ में लंबी वॉयलेट स्पीयर को धीरे से उठाया। स्कॉर्सीव आइलैंड के सैवेज अब उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी सुमिंग ने स्पीयर को आसमान में घुमाया और एक जबरदस्त आर्क के साथ उसे आइलैंड की प्रोटेक्टिव स्क्रीन की तरफ फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। पूरा आइलैंड कांप उठा। प्रोटेक्टिव स्क्रीन के बीच से वॉयलेट स्पीयर सीधा अंदर घुस गई और एक वॉयलेट फोर्स पूरे आइलैंड में फैल गई। स्क्रीन इंच बाय इंच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई, जैसे किसी ने एक इनविजिबल हाथ से सब कुछ हटा दिया हो। स्क्रीन के टूटते ही आइलैंड अब पूरी तरह एक्सपोज्ड हो गया। आइलैंड के एक माउंटेन पर एक ग्रैंड टेंपल था, जहां एक व्हाइट रोब में बुढ़ा आदमी क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसके सामने एक लंबा काला ब्लेड पड़ा था, जिससे एक अजीब सी ब्लडी ओमरा निकल रही थी। उस ब्लेड को देखते ही किसी को भी कान के पास चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती, जैसे अंदर से कोई सोल चीख रही हो। टेंपल के अंदर बुढ़े आदमी के साथ एक मिडिल एज्ड आदमी भी था, जो अपने हाथ में 2 स्कल्स घुमाता हुआ शांत बैठा था। तभी टेंपल के दरवाजे पर 3 लोग आते हैं, 2 बुढ़े, एक लड़का। तीनों के चेहरे पर रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा डर भी था। लड़का बोलता है, प्रोजेनिटर, वो खुद को सुमिंग कहता है, साउथ मॉर्निंग से है। 7 गार्डियंस मर चुके हैं और आइलैंड की पहली डिफेंस भी टूट गई है। व्हाइट रोब्ड स्कार फेस बुढ़ा आंखें खोलता है। वो बोलता है, एक साउथ मॉर्निंग का कीड़ा, स्कॉर्सीव ब्लेड और ग्रेट बैरन ब्लड रून यूज करो, उसका सिर ले आओ। काला ब्लेड टेंपल में गूंजता है, हवा में घूमता है और लड़के के हाथ में आ जाता है।
लड़का एक्साइटेड है। वो बोलता है, चिंता मत करो प्रोजेनिटर, इस ब्लेड से चाहे वो बरसरकर सोल रियलम के लेटर स्टेज पर भी हो, मर जाएगा। तीनों तुरंत टेंपल से निकलते हैं। उनकी आंखों में खून की चमक है। जैसे ही वो निकलते हैं, मिडिल एज्ड आदमी शांत बोलता है, तुम्हें पता है ये तीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे उनके पास तुम्हारा ब्लेड हो। बुढ़ा शांत है, कहता है, तो क्या, अगर पूरा आइलैंड भी मर गया तो भी मैं यहां हूं तो और लोग आ जाएंगे। मैं टेंपल में हूं। इंसिस्टर्स की पावर से मैं कुछ समय के लिए ग्रेट कंप्लीशन बरसरकर सोल रियलम की पावर ला सकता हूं। मोक्यू भी यही है, कुछ भी हो सब संभाल लेंगे। उनके बात करते ही बाहर एक भयानक धमाका होता है। सुमिंग वॉयलेट आर्मर में स्पीयर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पीछे लाशों का ढेर है। उसकी नेसेंट डिविनिटी एक छोटी ग्रीन स्वॉर्ड के रूप में आसमान में घूम रही है। जो भी पास आता है उसी पल कट जाता है। नीचे कैंडल ड्रैगन का इल्यूजन भी सैवेज को चकनाचूर कर रहा है। पूरे आइलैंड पर अब एक ब्लड रेड स्क्रीन ऑफ लाइट है, जिसमें 9 लेयर्स हैं। हर लेयर आइलैंड से दूर होती जा रही है। ऊपर एक काला ब्लेड है, जिसके पास वो 3 लोग क्रॉस लेग्ड बैठकर रून चला रहे हैं। सुमिंग बोलता है, मैंने कहा था जब मैं यहां से जाऊंगा तुम्हारा खून नदियों की तरह बहेगा। वो लेफ्ट हैंड से साइड में पॉइंट करता है। एक सैवेज के ब्राउ में खून का छेद हो जाता है। वो गिर पड़ता है। मैंने कहा था जितने भी साउथ मॉर्निंग को जलील करेंगे उनको मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं मार दूंगा। वो स्पीयर पूरे जोर से एक माउंटेन पर फेंकता है। माउंटेन टूट जाता है। सुमिंग वहां व्हर्लविंड क्रिएट करता है। सब स्टोन्स में अपनी विंड बरसरकर की पावर भर देता है और खून की बरसात होने लगती है। मैंने कहा था तुम सबको आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, हर एक बूंद का हिसाब चुकाना पड़ेगा। वो माउंटेन पर स्पीयर के साथ खड़ा होता है। स्पीयर को खींचता है। पीछे से एक सैवेज अटैक करता है। सुमिंग उसका गला पकड़ के तोड़ देता है, बिना उसकी आंखों में देखे। अब वो 3 लोग जो ब्लड रेड स्क्रीन पर बैठकर ब्लेड चला रहे हैं, सुमिंग की आंखों में आंख डालते हैं। आइलैंड के अंदर अब सैवेज की हिम्मत टूट गई है। सबको लग रहा है ये आदमी उनसे भी ज्यादा पागल, ज्यादा निर्दयी, ज्यादा ब्रूटल है। सुमिंग स्पीयर को जमीन में गाड़ देता है। वॉयलेट लाइट उसमें से निकलती है। आर्मर भी डिसॉल्व होकर हजारों वॉयलेट थ्रेड्स बन जाता है, जो जमीन में घुस जाते हैं। अचानक ब्लड रेड स्क्रीन के अंदर जितने भी सैवेज बचे हैं, उनके पैरों के नीचे से वॉयलेट थ्रेड्स निकलकर उनके शरीर में घुस जाते हैं। एक ही पल में पूरा आइलैंड वॉयलेट हो जाता है और सैवेज की चीखें आसमान में गूंज उठती हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।